तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ईवीएस के कुछ मिले जुले हुए प्रश्न हैं। जैसे कि हम पहले प्रश्न पर बात करें तो ये है धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। तत्व के बारे में अगर हम पहले बात करें तो तत्व का मतलब होता है जो केवल एक ही परमाणु से बना हो। तत्व का मतलब क्या होता है? जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना हो। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो बना है वो केवल O2 से बना है। मतलब इसमें केवल O ही भाग लिया है, तो परमाणु की संख्या केवल एक है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर H2O की, तो यहाँ पर O भी भाग लिया है और H2 भी भाग लिया है, मतलब हाइड्रोजन भी भाग लिया है और ऑक्सीजन भी। तो यहाँ पर दो परमाणु हो गया। तो जब एक ही परमाणु होगा तो उसे हम तत्व कहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि हीलियम, है ना, जैसे कि आर्गन, ये सब तुमको तत्व में आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर एक मतलब दो तत्व हो गया, या दो तत्व हो या दो तत्व से अधिक हो, तो इसको हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। और विभिन्न यौगिकों और विभिन्न तत्वों को मिला करके मिश्रण बन जाता है, जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं ये बात। ठीक है, तो ये हो गया धातु। और धातु और अधातु के बारे में हम लोग 9वीं 10वीं कक्षा में ही पढ़े होते हैं कि धातु में चमक होती है, जबकि अधातु में चमक नहीं होती है। धातु जो होता है, पिघलाया जाता है। धातु को हम पीट पीट के चादर बना सकते हैं, लेकिन अधातु को अगर पीटेंगे तो वो भंगुर हो जाएगा, वो टूट जाता है। इस तरह से धातु और अधातु में और भी बहुत सारे अंतर हैं। ठीक है, तो तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत का मतलब बांटा गया है। तो हम लोग को ये याद रखना है कि तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो तत्व को त से तत्व और त से तीन, यानी कि तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। बात समझ में आ गया? तो तत्व को कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन से है? धातु, अधातु, उपधातु। पैर को नीचे मिट्टी पर मत डालना। तो तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और धातु अधातु में अंतर भी हम बता दिए हैं कि धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। धातु को पीटने पर वो पतले चादर के जैसे बन जाते हैं, लेकिन अधातु को पीटने पर वो भंगुर टूट जाते हैं, अर्थात भंगुर हो जाते हैं। इसी तरह से धातु और अधातु में और भी बहुत सारे अंतर हैं। ठीक है, तो धातु जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, अधातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अब उपधातु की बात करें तो उपधातु में आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब आता है। ठीक है, तो धातु के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ धातु के उदाहरण, जैसे कि सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम है ना। सोना को संकेत के रूप में अगर बात करें तो क्या होता है? चांदी का अगर बात करें तो तांबा का Cu, लोहा का Fe, सोडियम का Na, पोटेशियम का K। ठीक है, तो सोना का अगर हम लैटिन नाम की बात करें तो सोना का लैटिन नाम ऑरम होता है, चांदी का अर्जेंटीनम होता है, तांबा का क्यूपरम होता है ना, और लोहा का फेरम होता है, सोडियम का नेट्रियम होता है, पोटेशियम का कैलियम होता है। बात समझ में आ गया? तो धातु में हम अभी बात किए हैं कि धातु के कौन कौन से उदाहरण है। धातु का मतलब अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो बस इतना ही हम लोग समझेंगे, चमक तमक सब भूल जाएंगे। एक ही बात समझेंगे हम लोग कि वो जो है लोहा के ग्रुप में आना चाहिए। धातु, ठीक है, धातु लोहा के ग्रुप के जैसा होना चाहिए। ये मतलब उसमें एक चीज तो याद रख सकते हैं कि हम धातु को पीट करके पतला कर सकते हैं, चादर के जैसे बना सकते हैं, तो समझ जाएंगे कि वो धातु है। अब मान लो लकड़ी को हम अगर खूब पीटेंगे तो क्या वो मतलब पतला बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो वही है, तो इसका मतलब है कि लकड़ी जो है वो धातु नहीं है। बात समझ में आ रहा है? वही हम प्लास्टिक को अगर हम खूब पीटते हैं तो क्या लोहा का जैसे पतला हो जाएगा, चादर बन जाएगा? इसका मतलब है कि धातु को पीट करके चादर बनाया जा सकता है, जैसे सोना चांदी को पीट पीट करके हम पतला बना देते हैं, लोहा को पीट पीट करके हम लोग पतला बना देते हैं। तो यही है धातु और अधातु का पहचान। अगर धातु छाटने के लिए कहे तो हम लोग यही बात याद रखेंगे कि पीट करके किसको हम चादर के जैसे
बना सकते हैं। तो हम लोग चांदी को ही बनाते हैं, बड़ा बड़ा चांदी को हम लोग गले गले का जो ये होता है हौसली, उसको हम लोग कहते हैं, या गले के हार को हम लोग नाक में पहनने वाला बना लेते हैं, कान में पहनने वाला बना लेते हैं, पैर में पहनने वाला बना लेते हैं। तो ये पीट करके बनाया जा सकता है धातु को, तभी तो हम लोग उसको बना लेते हैं। इसलिए सोना या चांदी या एल्यूमिनियम या तांबा, ये सब जो है धातु के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद है सोडियम और पोटेशियम, ये भी तुमको धातु के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, धातु समझ गए होंगे, है ना, सभी का संकेत भी समझ में आ गया होगा। अब है अधातु के बारे में। हाइड्रोजन जो है जिसका संकेत H2 होता है, ये अधातु है। ऑक्सीजन जो है जिसका संकेत O2 होता है, आयोडीन का I होता है, कार्बन का C होता है, क्लोरीन का Cl होता है। ठीक है, ये सब जितने हैं ये सब अधातु है। अब देखो, हाइड्रोजन को अगर हम पीटेंगे तो यह मतलब सोना चांदी के जैसे पतला नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे भी हाइड्रोजन जैसे गैस होता है। तो गैस पर अगर हम ठोकेंगे तो क्या मतलब होगा, धातु के जैसे पतला, इसलिए ये गैस है। लेकिन इस गैस को हम लोग, गैस जितने भी होंगे वो सब अधातु में आ जाएंगे। बात समझ में आ गया। ऑक्सीजन, आयोडीन, आयोडीन नमक होता है, नमक को अगर मतलब आयोडीन नमक में पाया जाता है ना। ये सब क्लियर है पूरा कि कार्बन, ये सब क्लोरीन, ये सब जो है सो तुमको अधातु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब चलो उपधातु के अंतर्गत क्या आएगा। तो जैसे कि बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, एंटीमनी है, ये सब उपधातु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अधातु में क्या क्या हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन, ये सब उसमें आ गया। बोरोन जो है, सिलिकॉन जो है, जर्मेनियम, ये सब उपधातु है। इसको थोड़ा हम लोग याद रखेंगे। सिलिकॉन का SI होता है, जर्मेनियम का और बोरोन का अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो उपधातु के अंदर क्या सब आता है, बोरोन आता है, जर्मेनियम आता है और सिलिकॉन। याद कर लो, जो अभी उपस्थित है उसको याद कर लो, जो अभी उपस्थित है, जहां ट्रिक लगता है वहां पर हम लगाते ही हैं। तो धातु समझ में जैसे कि आ गया होगा, उपधातु भी समझ में लगभग में गलती नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है, उपधातु है। याद कर लो, बोरोन, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये सब क्या है, उपधातु है। अधातु की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ, आयोडीन और कार्बन और क्लोरीन, ये सब जो है अधातु के अंतर्गत आता है। अब देखो यहाँ पर बता रहा है कि बिलियन की परिभाषा दिया हुआ है। किसकी परिभाषा है, बिलियन का साधारण अर्थ हम इसको घोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, घोल। देखो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो सामग्री मिश्रण होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो सामग्री मिश्रण मतलब सामग्री मिश्रण है ना, मतलब सामग्री मतलब सामान होता है, वस्तु होता है, और उसका जो मिश्रण होता है उसको हम लोग विलयन कहते हैं। जैसे देखो, नींबू जल और सोडा जल, जैसे नींबू जल और सोडा जल, इस सब को अगर हम घोलते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये विलयन कहलाएगा। ये विलयन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। चीनी और जल के विलयन में चीनी विलय है और जल विलायक है। अब देखो, विलयन तो समझ में आ गया कि विलयन का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को समान लेता है, समान। देखो, विलयन का मतलब होता है कि जैसे हम 2-3 अभी जस्ट बताए ना, यहाँ विलयन का मतलब कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब हम घोल देते हैं तो क्या बन जाता है, घोल बनता है एक तरह से। नहीं समझ में आया। जैसे शरबत है, शरबत को हम वहाँ विलयन बोल सकते हैं। विलयन का साधारण अर्थ जो हो गया वो क्या, तुमको घोल। ठीक है, विलय का अर्थ होता है, विलय का अर्थ होता है, ये क्या बता रहा है कि विलय मतलब होता है जो उसमें भाग लिया। जैसे हम शरबत बनाए तो शरबत जब बन गया तो शरबत घोल हुआ। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि जो उसमें भाग लिया, तो भाग लिया क्या, चीनी भाग लिया उसमें। भाग लेने के लिए जल भी भाग लिया, लेकिन जल ही भाग लिया वो सही है। लेकिन देखो कि जब शरबत को हम लोग घोल देते हैं, शरबत का रासायनिक नाम सिरका, एसिटिक अम्ल को जब घोल देते हैं, मतलब घोल देते हैं, तो घोलने के बाद अंतिम रूप में वो कैसा बन जाता है, चीनी के जैसे बनता है, नहीं, नमक के जैसे बनता है, घोल के रूप, वह एक पानी के जैसे बन जाता है। पानी का मतलब ये हुआ कि पानी जो हुआ वो विलायक कहलाएगा, क्योंकि पानी अपने अंदर सबको समा लेता है। तो जो सभी को अपने अंदर समा ले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक। उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे उसको हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ क्लियर फिर से करते हैं। चीनी और जल के विलयन में चीनी विलय है और चीनी विलायक है। क्या लिखा है कि विलयन में चीनी विलय है और जल विलायक है। पहले बता दी, पहले इस चीज को समझ लो। विलयन का मतलब क्या होता है, घोल। विलय का मतलब होता है
जो भाग लेता है। भाग लेता है। तो भाग लिया नींबू चीनी। और विलायक का मतलब जो हुआ, जो अपने आप में समा लेता है। जो अपने में समा लेता है। समाहित कर ले। ठीक है, बात समझ में आया? अभी ये बात, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिलियन मतलब, जो उस घुलने में बिलियन घोल में मतलब, भाग ले। बिलियन मतलब उदाहरण भी तुमको घोल। दे दिए हैं, पढ़ने का मन नहीं है तो सो जाओ। बिलियन घोल मतलब हम तुमको जस्ट बताए हैं कि यदि घोल। शरबत को बना करके तैयार कर देंगे, वो एक तरह का घोल हुआ। घोल। तो बिलियन मतलब होता है घोल। घोल। विलय मतलब जो उसमें भाग लेता है उस प्रतिक्रिया में, जैसे कि चीनी, जैसे कि नमक, जैसे कि नींबू, जैसे कि पानी, सब भाग लेता है उसमें। हाँ। अब भाग लेने के बाद जब शरबत बनाते हैं तो वह अंतिम रूप में मुझे पानी नजर आता है। मतलब यह हुआ कि पानी अपने अंदर नींबू को भी समा लिया, और चीनी को भी समा लिया, नमक डाल रखे हैं तो नमक को भी समा लिया, सोडा डाल रखे हैं तो सोडा को भी समा लिया। बात समझ में आया कि समझ में आया? हाँ। तो इसीलिए जो अपने अंदर समा ले उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब इसको परिभाषा की दृष्टि से देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसमें लिखा है चीनी और जल में, चीनी और जल के विलयन में, चीनी और जल के विलयन मतलब कि चीनी और जल के घोल में, घोल में चीनी विलय है क्योंकि चीनी से भाग लिया था, और जल जो है वो विलायक है क्योंकि जल अपने अंदर समा लेता है। बात समझ में आ गया? ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ क्या होता है? रंग। क्रोमा का अर्थ होता है रंग। क्रोमा का अर्थ क्या होता है? रंग। ठीक है, तो क्रोमा का अर्थ होता है रंग होता है। ठीक है, चलो ये सबसे पहले तो हम याद रखेंगे कि क्रोमा एक ग्रीक शब्द है। क्रोमा क्या है? एक ग्रीक शब्द है। और रंग का जो अंग्रेजी होता है वो क्या आता है? कलर। कलर होता है। ठीक है, दूसरा बात हम याद रखेंगे क्रोमा है। ठीक है, तो क्रोमा मतलब याद रखो कि माँ के यहाँ पर जब जाएगा तो क्रो मतलब कौवा होता है। कौवा का जैसे रोती है महिलाएं, सब मिथिलांचल का यही व्यवहार है कि जब माँ के यहाँ जाता है तो वो क्या करती है? क्रो के जैसे रोती है। तो जब रोती है तो देखना कि जब मायके जाती है या ससुराल जाती है तो उसके पैर में रंग जरूर लगता है। इसलिए क्रोमा का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। क्लियर? क्रोमा का अर्थ क्या होता है? रंग। तो जिसका ग्रीक क्रोमा जो है एक ग्रीक भाषा है। क्लियर है? अब आगे चलो। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, बताए थे जब पृथ्वी पर गिरेगा तो उसका शून्य हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि स्मॉल जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का 0 हो जाता है। जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। सही बात है, जब पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण होता है। त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, जिसे हम जी से निर्देशित करते हैं। एक ही बात याद रखना, हम जी का मतलब लिखे आए थे कल गुरुत्वीय त्वरण, सो याद है? तो वही बात है कि यहाँ पर एक एक बात याद रखना कि जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिरता है तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, धरती पर जो गिरता है तो उसको हम लोग गुरुत्वीय का त्वरण कहते हैं। वही कह रहा है जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है? त्वरण। त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। त्वरण क्यों है? तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। इसलिए गुरुत्वीय बल के कारण लगने वाला जो त्वरण होता है उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसलिए याद रख लेना कि जी का जो हिंदी अंग्रेजी होता है वो होता है गुरुत्वीय, क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। बात समझ में आ गया? इसमें इतना ही बात याद रखना कि जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं और वह धरती पर आ जाता है तो उस वहां पर कौन सा बल? वहां त्वरण कार्य करता है, त्वरण। और वो जो त्वरण लगा क्यों? तो गुरुत्वा बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसलिए उसको नाम दे दिया गुरुत्वीकरण। लेकिन वहीं पर अगर ये कैपिटल जी रहेगा तो उसको बोला जाएगा गुरुत्वाकर्षण। उसको गुरुत्वाकर्षण बोला जाएगा, ये याद रखना। ठीक है ना? उसको गुरुत्वाकर्षण बोला जाएगा। नियतांक। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। तो पहले से ही पता होगा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6, मतलब यदि 36 किलो धरती पर है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 6 किलो होगा। मतलब उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई? ये तो पता ही होगा ना। तो समझ में आ गया कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना था। अगर यहाँ पर मान के चलो पृथ्वी पर तुम्हारा वजन जो है, धरती पर तुम्हारा वजन कितना है? 30 kg है।
वही अगर चंद्रमा पर बात करें हम, तो 30 गुणे 1/6 तो 30 को मल्टीप्लाई कर दो 1/6 से, 6 5 जार 30, यानी कि यहाँ पर हुआ तुमको 5 kg। मतलब चंद्रमा पर जो तुम्हारा वजन होगा 5 वो कितना होगा? अतः चंद्रमा पर वजन कितना होगा? 5 kg। बात समझ में आ रहा है? इसलिए धरती पर जितना होगा उसका 1/6 गुना होगा धरती पर, वहां पर। अच्छा, अगर चंद्रमा पर जितना होगा, चंद्रमा पर जितना होगा धरती पर पूछेगा बढ़ जाएगा। तब 6 गुना कर देंगे उसको, तब 1/6 से गुना नहीं होगा, तब केवल 6 से गुना होगा। बात समझ में आया? 6 से केवल गुना होगा तब। तो चंद्रमा पर पूछा तो 1/6 से गुना, लेकिन धरती पर पूछेगा। गुना कर। अब चलो, यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एवं परिवहन के मुख्य 4 साधन है। मतलब यातायात कहीं हम लोग करते हैं परिवहन के माध्यम से, तो उसके लिए 4 को साधन है। पहला है सड़क मार्ग, जिससे लोग भी पैदल चलता है, साइकिल वाले भी चलता है, बस भी चलती है। तो इस तरह से पहला जो साधन है उसका नाम है सड़क मार्ग। दूसरा जो साधन है उसका नाम है रेल मार्ग। तीसरा जो साधन है उसका नाम है जल मार्ग। और चौथा जो है वो तुमको है वायु मार्ग। क्या सब है? पहले अपने मन से बोलो। सड़क पर चलते हो तो सड़क मार्ग, फिर रेल से चलते हो तो रेल मार्ग, फिर वायु से चलते हो वायु मार्ग, और इसके बाद हो गया तुमको जल मार्ग। अंदर से ही जाते हैं। नहीं, वो परिवहन एक अलग चीज है। समुद्र के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जाते हैं ना, या नाव के द्वारा, समझ लो, मान लो नाव के द्वारा, पनिया जहाज के द्वारा, ठीक है। तो वही बात कर रहा है कि मतलब कि यातायात के जो साधन है वो कितने तरह के हैं? 4 तरह के हैं। और कौन कौन से हैं? सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है और जल मार्ग है, ठीक है। अब चलो, ये सब तो याद हो गया होगा। हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत जो है पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। कह रहा कि हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग, मार्ग का नाम क्या है? मनाली लेह राजमार्ग। मनाली लेह राजमार्ग है, ठीक है। मनाली लेह राजमार्ग जो है वह विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। यहाँ पर डायरेक्ट ये भी लिख सकता था कि विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग कौन सा है? तो मनाली लेह राजमार्ग। बात समझ में आ रहा है? इसको डबल ट्रिक करते हैं और इसको बार बार थोड़ा फीडबैक भी लेते होगे तो ठीक हो जाएगा। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है, ठीक है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग जो है वो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। अब देखो, विश्व में सबसे ऊंचा है, मतलब समझ लो सबसे ऊंचा है मतलब सबसे बड़ा होगा। जब सबसे वरिष्ठ होगा तो उसको हम लोग को मनाना पड़ेगा ना। हाँ। तो इसलिए मनाली लेह राजमार्ग, बात समझ में? मनाएंगे उसको। इसलिए विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से कौन सा है? एगो मनाली लेह राजमार्ग है। क्लियर है? फिर आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग। ये प्राथमिक सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? ये प्राथमिक सड़क है जिसका निर्माण और रख रखाव CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है जिसको हम लोग NH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NH, मतलब कि नेशनल हाईवे, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये प्राथमिक सड़क है जिसका निर्माण और रख रखाव C मतलब होगा सेंट्रल, ठीक है ना, मतलब केंद्र सरकार के हाथ में होता है। वो CPWD के अधिकार क्षेत्र में होता है, ठीक।